यूपी के बलिया में सरकारी कोटे की दुकान को लेकर हुए विवाद में एसडीएम और सीओ के सामने दिन दहाड़े एक युवक की गोली मारकर हत्या करने का आरोपी धीरेन्द्र सिंह अब तक पुलिस की गिरफ्त से दूर है। हालांकि प्रशासन ने इस मामले में मुख्य आरोपी समेत 33 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए कई टीमों का गठन किया गया है। वहीं इस मामले में कड़ी कार्रवाई करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ के आदेश पर एसडीएम सुरेश कुमार पाल और सीओ चंद्रकेश सिंह समेत वहां ड्यूटी पर मौजूद सभी पुलिसकर्मियों को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया गया है। गोली चलाने वाला आरोपी धीरेन्द्र सिंह बैरिया बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह का करीबी बताया जा रहा है, लेकिन जब सुरेंद्र सिंह से इस बारे में न्यूज 18 ने बात की तब वो पूरे मामले में लीपापोती करते नजर आए। एक पक्ष में धीरेन्द्र प्रताप सिंह और डब्लू सिंह ने एक व्यक्ति को गोली मार दी जिसका नाम जयप्रकाश पाल है। व्यक्ति को यहाँ से बैरिया भेजा गया अस्पताल के लिए। रास्ते में उसकी मृत्यु हो गई थी। 8 लोगों के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया है। कई टीमें गठित की गई हैं, छापेमारी की जा रही है, शीघ्र ही गिरफ्तारी कर ली जाएगी। धीरेन्द्र प्रताप सिंह के पूरे पार्टी जनबा ईंट पत्थर सब चलाए और जनबा गोलियाँ चलाने लगे। करीब 15-20 फायर हुआ है। तो उसमें एक बाहरी बदमाश है, हम लोग उनको पहचानते नहीं हैं, और एक अजय सिंह भी फायर कर रहे थे और धीरेन्द्र प्रताप हमारे भाई को गोली मार दी है। आर्मी से रिटायरमेंट आए हैं जनाब, 6-7 साल हो गए। किसी के साथ भी रहते हैं? और सुरेंद्र सिंह विधायक के साथ में रहते हैं, उनका ही आदमी है। उनके पूरा जो है मन बढ़ाते हैं जनाब वो सुरेंद्र सिंह। इस पे ये गोली चलाने का आरोप है, वो भाजपा से जुड़ा हुआ था, क्या ये सही है? बिल्कुल सही है कि भाजपा से जुड़ा हुआ था जी। क्या वो आपसे जुड़ा हुआ था? पूर्व सैनिक है, हमसे तो पूरा द्वाबा जुड़ा हुआ है जी। अब मान लीजिए जो भी लोग वोट दिए हैं सब जुड़े ही ना है जी जी। अब जो मृतक के लड़के हैं उन्होंने आरोप लगाया कि ये विधायक जी का करीबी है जिसने ये गोली। ऐसा है जब हम खुद द्वाबा में तो जितने लोग हमारे वोटर हैं सब करीबी माने जाएंगे। पत्रकार जी, आप पढ़े लिखे आदमी हैं, आप तो स्वयं समझ सकते हैं जी। कहने के लिए तो कोई कुछ भी कर सकता है। अब हम कैसे कह सकते हैं कि भाजपा का नहीं था? जब हमारी पार्टी को वोट दिया है, लोकसभा में भी वोट दिया था जी, तो हम लोग कैसे कह सकते हैं कि भाजपा का नहीं सही? तो क्या उसकी गिरफ्तारी में आप फिर सहयोग करेंगे? नहीं, हम तो भाई जब अपराध किया है और संविधान हाथ में लिया है तो गिरफ्तार होना ही चाहिए। लगता है उत्तर प्रदेश के जंगल राज में, उत्तर प्रदेश के अत्याचार वाले राज में अब यही दिन देखने को बचा था। जिस तरह से एसडीएम डीएसपी के सामने भारतीय जनता पार्टी समर्थित गुंडे एक आदमी को सरेआम गोली मारते हैं, लगता नहीं उत्तर प्रदेश की सरकार को नैतिकता के आधार पर बने रहने कोई अधिकार बचा है। मैं राज्यपाल से मांग करूंगा उत्तर प्रदेश की सरकार को बर्खास्त कर दें। यूपी के बलिया में दिन दहाड़े हुए गोलीकांड पर बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने योगी सरकार पर हमला किया। उन्होंने ट्वीट किया और अपने ट्वीट में लिखा कि यूपी में बलिया की घटना अति चिंताजनक और अभी भी महिलाओं और बच्चियों पे आए दिन हो रहे उत्पीड़न आदि से ये स्पष्ट हो जाता है कि यहाँ कानून व्यवस्था काफी दम तोड़ चुकी है। सरकार इस ओर ध्यान दे तो ये बेहतर होगा, बीएसपी की यही सलाह। उत्तर प्रदेश के बलिया में एसडीएम और पुलिस के बड़े अधिकारियों की मौजूदगी में हुई ताबड़तोड़ फायरिंग में एक आदमी की मौत हो गई, जिसके बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने मौके पर मौजूद अधिकारियों और पुलिस वालों को सस्पेंड कर दिया। यह हंगामा उस वक्त हुआ जब सरकारी कोटे की राशन दुकानों के आवंटन की बैठक में 2 गुट आमने सामने आ गए, जिसके बाद इस टकराव ने हिंसक रूप ले लिया। ताबड़तोड़ गोलियां चलने से पूरा इलाका दहल उठा। बैठक में आए लोग जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। इस घटना ने वहां दहशत पैदा कर दी। भीड़ के बीच अंधाधुंध गोलियां चलाई गईं। भगदड़ और अफरा तफरी के माहौल के बीच ये समझ पाना मुश्किल था कि गोलियां कौन और कहां से चला रहा है। जिस वक्त ये घटना हुई, बलिया जिले के एसडीएम और बैरिया क्षेत्र के सर्किल ऑफिसर वहां मौजूद थे। इलाके के लोगों का आरोप है कि उन्होंने आरोपियों को रोकने की कोशिश नहीं की। पुलिस और एसडीएम की मौजूदगी में दिन दहाड़े गोलियां चलने से लोग घबरा गए। एक आदमी के सीने में गोली लगने से मौके पर ही उसकी मौत हो गई। देखिए इधर सर, देखिए। आरोप है कि पुलिस के कड़े बंदोबस्त के बावजूद इस घटना को रोका नहीं गया और 2 गुटों के बीच हुए हिंसक टकराव ने खतरनाक रूप ले लिया। हालांकि घटना के बाद पुलिस ने गोलियां चलाने वाले एक आरोपी को दबोच लिया।
लेकिन इस दौरान वहां डर और घबराहट का माहौल बना रहा। दावा है कि घटना में टेंट के नीचे बैठे इलाके के लोगों को भी निशाना बनाने की कोशिश की गई। घटना से नाराज लोगों ने पुलिस और एसडीएम की गाड़ियों के घेराव की भी कोशिश की। फायरिंग में जिस आदमी की मौत हुई उसके रिश्तेदारों ने आरोपियों के तार इलाके के बीजेपी विधायक से जुड़े होने का भी आरोप लगाया। गोली मारने वाला कौन व्यक्ति है? धीरेन्द्र प्रताप उर्फ डब्लू सिंह। क्या ये किस परिवार से ताल्लुकात रखते हैं? सुरेंद्र सिंह से, विधायक। इस मामले में सीएम योगी आदित्यनाथ ने कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए। साथ ही घटना के वक्त मौजूद एसडीएम और बैरिया क्षेत्र के सर्किल ऑफिसर समेत कई पुलिस कर्मियों को निलंबित कर दिया गया। महाराष्ट्र की महिला और बाल विकास मंत्री को अमरावती कोर्ट ने 3 महीने की सजा सुना दी। साल 2012 में ऑन ड्यूटी सिपाही से मारपीट करने वाली महाराष्ट्र की महिला और बाल विकास मंत्री यशोमती ठाकुर पर अमरावती कोर्ट ने 15,000 रुपए का जुर्माना लगाते हुए 3 महीने की सजा सुना दी। हालांकि उन्हें जमानत मिल गई और अब वो कोर्ट के फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में जाएंगी। उत्तराखंड के टिहरी में कड़ी मशक्कत के बाद शिकारियों ने एक आदमखोर गुलदार को मार गिराने का दावा किया। हालांकि इलाके में फिर से गुलदार देखे जाने के बाद लोगों में फिर से दहशत फैल गई। यूपी के बदायूं में एक महिला पुलिसकर्मी को उसके पति ने बीच सड़क पर पीट दिया, जिसका वीडियो वायरल हो गया। छत्तीसगढ़ के जशपुर में स्टेट बैंक से 11 लाख चुराने के मामले को सुलझाने का दावा करते हुए पुलिस ने 6.5 लाख कैश के साथ 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। महाराष्ट्र में कोरोना की रफ्तार कम होने का नाम नहीं ले रही। वहां पिछले 24 घंटे में 10,226 नए मरीज सामने आए, जबकि 337 लोगों की मौत हो गई। गुरुग्राम में पराली से होने वाले प्रदूषण से छुटकारा पाने के लिए नगर निगम ने पूरे शहर में पानी के टैंकरों से छिड़काव करवाया। भारत के लिए पहला अकादमी और ऑस्कर अवार्ड जीतने वाली मशहूर कॉस्ट्यूम डिजाइनर भानु अथैया का 91 साल की उम्र में मुंबई में निधन हो गया। राहुल गांधी 7, 8 और 9 नवंबर को 3 दिन के कर्नाटक के दौरे पर रहेंगे और वहां भी कृषि कानूनों के खिलाफ पंजाब की तरह ही ट्रैक्टर रैली करेंगे। तेलंगाना में बारिश के कहर की वजह से अब तक 50 लोगों की मौत हो गई, जबकि सैकड़ों घर बर्बाद हो गए और करोड़ों का नुकसान हो गया। हाथरस केस में सीबीआई ने पहली बार आरोपियों के परिवार से पूछताछ की। जांच के शुरुआती दिनों में सीबीआई ने पीड़ित के परिवार वालों से सवाल पूछे थे, जिसके बाद आरोपियों के परिवार के लोगों की बारी आई, जिनसे सीबीआई के अधिकारियों ने 3 घंटे से अधिक पूछताछ की। सीबीआई की टीम सुबह सुबह आरोपियों के घर पहुंची। हाथरस केस में कुल 4 आरोपी हैं, जिनमें 3 एक ही परिवार के हैं। यही वजह रही कि सबसे पहले उन 3 आरोपियों के परिवार से पूछताछ हुई, जिसके बाद सीबीआई के अधिकारी चौथे आरोपी के घर पहुंचे। इन लोगों के साथ फोरेंसिक टीम थी और जब वो बाहर निकले तो उनके हाथ में कुछ पैकेट दिखे। बताया गया कि फोरेंसिक टीम ने किचन और बेडरूम समेत आरोपियों के घर के कोने कोने की तलाशी ली। इस टीम के लोग बांस की सीढ़ियों की मदद से छत पर भी पहुंचे। इन सभी जगहों से उन्होंने कुछ चीजें इकट्ठा की और सबूत के तौर पर उन्हें अपने साथ ले गए। 3 घंटे से ज्यादा की पूछताछ के बाद आरोपियों के घर से सीबीआई की टीम बाहर निकल रही है और यहाँ तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि सीबीआई की टीम जो है वो इस वक्त बाहर निकल चुकी है। आरोपियों के घर पर पूछताछ हुई है। हालांकि सीबीआई के जाने के बाद आरोपियों के परिवार वालों ने मीडिया के सामने पूछताछ से जुड़ी किसी भी बात का जवाब नहीं दिया और बार बार यही कहते रहे कि उनसे कोई पूछताछ नहीं हुई। क्या बातचीत हुई? कभी बात ना कभी पूछी ना मन। यही नहीं, उन्होंने सच की जीत की उम्मीद जताते हुए सीबीआई जांच पर भरोसा जताया। कोई कर लियो, सीबीआई विजय सत्य की कर जाइए। सीबीआई पर पूरा भरोसा। हाँ, पूरा। खबर है कि इस मामले में सीबीआई जल्द ही आरोपियों से भी पूछताछ कर सकती है, जिसके लिए वो कोर्ट से उनकी कस्टडी मांगने की तैयारी कर रही है। झारखंड के जमशेदपुर में बीजेपी ने हेमंत सरकार की नीतियों के खिलाफ हंगामा किया। बीजेपी ने राज्य की हेमंत सोरेन सरकार के 9 महीने के कार्यकाल को पूरी तरह विफल बताया और कानून व्यवस्था का मुद्दा उठाते हुए आक्रोश रैली के साथ कैंडल मार्च भी निकाला। इस रैली में बीजेपी के कई नेता और सैकड़ों कार्यकर्ता शामिल हुए। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने सीएम के खिलाफ खूब नारे भी लगाए। कैंडल मार्च में शामिल कार्यकर्ताओं ने पोस्टरों के जरिए राज्य सरकार पर हमला बोला। उन्होंने प्रदेश में बलात्कार समेत अपराध की बढ़ती घटनाओं के लिए भी हेमंत सोरेन सरकार को जिम्मेदार ठहराया। 9 महीने की हेमंत सोरेन सरकार में 1200 से अधिक बलात्कार हुए। इसके साथ ही बीजेपी ने सरकार पर आरोपियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करने का भी आरोप लगाया।
केंद्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने कोर्ट में बताया कि केरल सोना तस्करी मामले के तार अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम से जुड़े हो सकते हैं। न्यूज 18 की नीतू के रघु कुमार की रिपोर्ट है कि एनआईए ने कोर्ट में यह बताया कि मुख्य आरोपी केटी रमीज कई बार अफ्रीकी देश तंजानिया गया था। तंजानिया में दाऊद की डी कंपनी काफी सक्रिय है। ऐसे में एनआईए ने आशंका जताई कि केरल सोना तस्करी मामले का कनेक्शन दाऊद इब्राहिम से हो सकता है। एनआईए ने कोर्ट में जो बताया उसके मुताबिक मुख्य आरोपी केटी रमीज ने तंजानिया में डायमंड बिजनेस का लाइसेंस लेने की भी कोशिश की थी और वो बाद में यूएई भी गया था। यूएई से ही भेजा गया 30 किलोग्राम सोना इसी साल 5 जुलाई को केरल में जब्त किया गया था, जो यूएई दूतावास के राजनयिक सामान में छिपाकर लाया गया था। एनआईए सोना तस्करी के इस मामले में आतंकी कनेक्शन की जांच कर रही है, जिसके तार अब दाऊद इब्राहिम से जुड़ते हुए दिख रहे हैं। इतना ही नहीं, इस मामले में केरल सरकार के भी कई बड़े अधिकारियों को आरोपी बनाया गया है। मध्य प्रदेश में होने वाले उपचुनाव के लिए बीजेपी के स्टार प्रचारकों की लिस्ट में सिंधिया को 10वें नंबर पर रखा गया, जिस पर राजनीति तेज हो गई। राज्य में 3 नवंबर को 28 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने, जिसके लिए बीजेपी ने अपने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की। लेकिन इस लिस्ट में कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुए ज्योतिरादित्य सिंधिया को सीएम शिवराज सिंह चौहान, कैलाश विजयवर्गीय, धर्मेंद्र प्रधान और उमा भारती समेत दूसरे नेताओं के बाद 10वें नंबर पर रखा गया। इसके अलावा चुनावी पोस्टर में भी उनकी तस्वीर नहीं लगाई गई। ये पोस्टर भी कुछ बोल रहा है, क्योंकि इसमें ज्योतिरादित्य सिंधिया की तस्वीर नदारद है। इस पोस्टर को अगर ध्यान से पढ़ेंगे तो ये कह रहा है कि उपचुनाव मध्य प्रदेश में शिवराज बनाम कमलनाथ है। इस लिस्ट के जारी होते ही कांग्रेस को सिंधिया पर चुटकी लेने का मौका मिल गया। भाजपा में जाते ही जो भाजपा का डिजिटल रथ जारी हुए, उसके अंदर उनका फोटो नदारद, स्टार प्रचारक की सूची, उसमें भी सिंधिया जी का नाम 10वें नंबर पर। उनके एक भी समर्थकों को स्थान नहीं। इससे समझा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी में सिंधिया जी का कितना सम्मान है। वहीं बीजेपी ने कांग्रेस पर पलटवार करते हुए सिंधिया का बचाव किया। ये कांग्रेस है जहाँ गुट और गिरोह बटे हुए हैं, कुनवे हैं, कबीले हैं, कबीलों की लड़ाई है, ये इस गुट का, ये वो उस गुट का, और वहाँ पर तो 1 से लेकर और 10 नंबर तक केवल नेहरू परिवार है। इसके साथ ही पार्टी की ओर से सफाई दी गई कि बीजेपी में पद के हिसाब से स्टार प्रचारकों की लिस्ट बनती है। नवरात्र से पहले वैष्णो देवी में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई। 17 अक्टूबर से शुरू हो रहे नवरात्र में आने वाली भीड़ को देखते हुए वैष्णो देवी में सुरक्षा बढ़ा दी गई, जिसके बाद अब ड्रोन से निगरानी की जाएगी। साथ ही कोरोना नियमों का भी कड़ाई से पालन किया जाएगा। बिहार चुनाव के लिए महागठबंधन ने सभी 243 सीटों पर अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी। दिल्ली के द्वारका के एक होटल में एमएनसी में काम करने वाले एक लड़के ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली, जिसके बाद परिवार ने उसकी दोस्त के परिवार वालों पर हत्या का अंदेशा जताया। छत्तीसगढ़ के रायपुर में पुलिस ने आतंकी हमले की साजिश को नाकाम करते हुए एक संदिग्ध की कार से भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद कर उसे गिरफ्तार कर लिया। बीजेपी ने हरियाणा की बड़ौदा विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए पहलवान योगेश्वर दत्त को अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया। फ्रांस के शहर पेरिस में हजारों स्वास्थ्य कर्मियों ने सड़कों पर उतरकर कोरोना वायरस के खिलाफ जंग के लिए सरकार से और फंड जारी करने की मांग करते हुए विरोध प्रदर्शन किया। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने ड्रग्स केस की वजह से फिल्म जगत की हो रही बदनामी पर दुख जताया और कहा कि हिंदी फिल्म जगत को मुंबई से बाहर ले जाने की कोशिश कभी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पंजाब के जालंधर में कुछ लुटेरों ने एक बैंक के सुरक्षा कर्मी की गोली मारकर हत्या कर दी और 6 लाख से ज्यादा की रकम लूटकर फरार हो गए। मुंबई में एनसीबी ने जाल बिछाकर एक ड्रग्स डीलर मोहम्मद शेख को करीब 2.5 करोड़ की 1 किलो 20 ग्राम हेरोइन के साथ गिरफ्तार कर लिया। राजस्थान के जोधपुर से चौंका देने वाली एक तस्वीर सामने आई है, जिसमें एक पेट्रोल पंप पर धांधली के आरोप पर लगाता हुआ हंगामा दिखा। अपनी अपनी गाड़ियों में तेल भरवाने के लिए उस पेट्रोल पंप पर पहुंचे 2 लोगों ने आरोप लगाया कि पैसे देने के बावजूद उनमें पेट्रोल नहीं डाला गया, जिसके खिलाफ उन्होंने आवाज उठाई और वहां जमकर हंगामा किया। कुछ देर में वहां पुलिस पहुंची और हंगामे को शांत कराने की कोशिश की। 500 रुपए का तेल भरवाते गाड़ी में, मतलब बिल्कुल मीटर नहीं चढ़ा और इलेक्ट्रिक मीटर है, ब्लिंक करती रही। पुलिस ने इस मामले को सुलझाने के लिए दोनों गाड़ियों में मौजूद तेल को निकलवाकर ये पता करने की कोशिश की कि पेट्रोल पंप पर लगाए गए आरोप सही हैं या नहीं। मामले में कार्रवाई जारी है, यदि कम पेट्रोल मिलता है तो कार्रवाई की जाएगी। इससे पहले आरोप लगाने वाले दोनों लोग उस पेट्रोल पंप में मौजूद एक अधिकारी से भिड़े दिखे।
अमेरिका के पश्चिमी हिस्से में सुलग रहे जंगल लोगों पर दोहरा सितम ढा रहे हैं। कोरोना के कारण पहले से ही अमेरिका में हालात खराब हैं और अब आग के धुएं से जहरीली हुई हवा ने लोगों का दम घोटना शुरू कर दिया। क्योंकि आग का घना धुआं शहरों का रुख करने लगा है और आलम यह है कि उसने आसमान में अपना जाल बिछाया हुआ है। ओरेगन राज्य से सामने आई तस्वीरों में तो हाल बेहद बुरा दिखा। वहां हर चीज प्रदूषित हवा के कोहरे में ढकी नजर आई। नदी में चलती एक मोटरबोट तो धुएं में गुम ही हो गई। जो बहुमंजिला इमारतें दूर से ही नजर आया करती थी वो भी धुंधली दिखी। ऐसी हवा ने लोगों को अस्पताल पहुंचाना शुरू कर दिया है। My husband called the ambulance and they gave me oxygen, administered some drugs, took me to the hospital. डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों का दावा है कि जहरीली हवा लोगों की मौत का कारण बन सकती है। We unfortunately expect to see increases in stroke, in heart and in lung hospitalizations and deaths. अमेरिका के 3 राज्यों कैलिफोर्निया, ओरेगन और वॉशिंगटन के जंगल पिछले 1 महीने से जल रहे हैं और अब तो आग के धुएं ने लोगों को इस कदर झकझोर दिया है कि वो ताजी हवा की तलाश में घर-बार छोड़कर किसी दूसरे ठिकाने पर जाने को तैयार हो गए हैं। अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स में कोरोना केस के बढ़ने के बावजूद कई नियमों में ढील दे दी गई। अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए वहां पब्लिक ट्रांसपोर्ट और कई शॉपिंग मॉल खोल दिए गए, जिसके बाद 8 महीनों से बंद पड़े मॉल में लोगों का आना जाना फिर से शुरू हो गया। इतने लंबे वक्त बाद ग्राहकों के आने से वहां के कर्मचारी भी काफी खुश नजर आए। ग्राहकों के स्वागत के लिए मॉल में जगह जगह वेलकम बैक के संदेश भी लिखे दिखे। Yo creo que ya era hora que se empiecen a reabrir los shopping, como están abiertos los locales. हालांकि इस कारोबार से जुड़े लोगों ने यह भी बताया कि महामारी की वजह से उन्हें काफी नुकसान उठाना पड़ा। Dependiendo del shopping, 20 y 30% de los locatarios y decenas de miles de puestos de trabajo. कोरोना संकट के बीच खोले गए मॉल में ग्राहकों की सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम नजर आए। गेट पर तैनात कर्मचारी वहां आने वाले हर व्यक्ति के शरीर का तापमान मापते दिखे, जिसके बाद ही उन्हें मॉल के अंदर जाने दिया गया। संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए दुकानों में भी कर्मचारी वहां रखे कपड़ों और बाकी सामान पर केमिकल का छिड़काव करते नजर आए। ममता बनर्जी ने फिर कई पंडालों का उद्घाटन किया। कोलकाता में सीएम ममता बनर्जी ने फिर कई दुर्गा पूजा पंडालों का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने एक बड़े बोर्ड पर देवी की तस्वीर भी बनाई। इस मौके पर उन्होंने लोगों से मास्क पहनने और कोरोना के सभी नियमों का पालन करने की अपील की। सीएम ने आयोजकों से भी दुर्गा पूजा पंडालों में सभी शर्तों का सख्ती से पालन करवाने को कहा। दिल्ली के राजौरी गार्डन से पुलिस ने ठगी के आरोप में एक आदमी को गिरफ्तार कर लिया। आरोप है कि वो काफी समय से खुद को पुलिस सब इंस्पेक्टर बताकर लोगों से धोखाधड़ी कर रहा था। पुलिस ने दावा किया कि उसने 12 से ज्यादा मामलों में अपना गुनाह कबूल कर लिया है। उत्तर प्रदेश में रेप की घटनाओं पर दिए गए योगी सरकार के मंत्री के बयान पर हंगामा हो गया। उन्होंने राज्य में रेप के कई मामले सामने आने के बारे में बात करते हुए इशारों में विपक्ष पर हमला किया और शक जताया कि इसके पीछे विपक्ष की साजिश हो सकती है। अचानक जिस ढंग से इस तरीके की घटनाएं बढ़ी हैं और विरोधी पार्टी सक्रिय हो रही है, हम पूरी गंभीरता से पूरे प्रदेश के पुलिस को इस बात के लिए आगाह किए हैं। जिसके बाद विरोधियों ने तुरंत पलटवार किया और उनके बयान की तीखी आलोचना की। तो लगता है योगी सरकार का पूरा मंत्रिमंडल मानसिक रूप से रोगी हो चुका है। महाराष्ट्र में मंदिर खोलने के मुद्दे पर मची सियासी खींचतान अब हिंदुत्व के मुद्दे तक आ गई है। बीजेपी नेता अतुल भातखलकर ने मुख्यमंत्री को एक खत लिखा, जिसमें उन्होंने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को हिंदुत्व के मुद्दे पर घेरा और मांग की कि वो राज्य में मदरसों को दिया जाने वाला अनुदान बंद करे। महाराष्ट्र सरकार से मदरसाओं को जो आर्थिक मदद दी जाती है वो तत्काल बंद करे। जिसके बाद मुख्यमंत्री पर हुए इस हमले का जवाब देने के लिए राज्य के अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री नवाब मलिक सामने आए। उन्होंने जैसे को तैसे की तर्ज पर बीजेपी को घेरा और फडणवीस सरकार में मदरसों को दी जाने वाली आर्थिक मदद पर सवाल उठाए। उनसे पूछना चाहते हैं कि 5 साल देवेंद्र फडणवीस की सरकार थी, उस समय अनुदान बंद नहीं हुआ, उस समय भी अनुदान चलता था। पाकिस्तान में सियासी घमासान तेज हो गया है और प्रधानमंत्री इमरान खान की कुर्सी खतरे में नजर आ रही है। विपक्षी दलों ने इमरान सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। आज सभी विपक्षी दल मिलकर सरकार विरोधी एक विशाल रैली करने जा रहे हैं, जिसकी वजह से इमरान खान की बेचैनी बढ़ गई है। पाकिस्तान के 11 प्रमुख विपक्षी दलों की ये रैली पाकिस्तान के गुजरावाला शहर के एक स्टेडियम में होगी। हालांकि डरे सहमे इमरान खान ने शर्तों के साथ रैली की इजाजत दे दी है, लेकिन रैली से पहले ही विपक्षी दलों के 400 कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया गया है। इन विपक्षी दलों ने मिलकर पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट यानी पीडीएम का गठन किया है, जिसका मकसद इमरान खान का इस्तीफा और सरकार के फैसलों में पाकिस्तानी सेना के दखल को रोकना है। करीब 6 महीने से जारी एलएसी के विवाद को चीन लंबा खींचने की फिराक में दिख रहा है। न्यूज़ 18 के अमित पांडे की रिपोर्ट है कि भारत की चीन के साथ 7वें दौर की कमांडर स्तर की बातचीत में चीन ने लद्दाख में अपने सैनिकों को तैनात रखने पर अड़ियल रुख अपनाया, जिससे इस बात की संभावना बढ़ गई कि वो एलएसी के विवाद को लंबा खींचने की कोशिश में
ऐसा पहली बार है जब लद्दाख में कई मोर्चों पर एक साथ भारत और चीन के जवान आमने सामने हैं। खबर है कि वहां कुछ जगह तो ऐसी भी हैं जहां केवल 200 मीटर की दूरी पर भारत और चीन के सैनिक तैनात हैं। बिहार के बेतिया में टिकट कटने से नाराज बीजेपी की बागी नेता रेणु देवी भरी सभा में फूट फूट कर रोने लगी, जिसके बाद उनकी महिला समर्थकों ने जैसे तैसे उन्हें चुप करवाया। हालांकि रेणु देवी पार्टी के फैसले से इतनी आहत हुई कि उन्होंने निर्दलीय ही चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी। इस मौके पर भारी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता और उनके समर्थक वहां मौजूद रहे। इस दौरान रेणु वर्मा ने बीजेपी पर उन्हें धोखा देने का आरोप लगाया। राजधानी की हवा खतरनाक स्तर पर पहुंचते ही बीजेपी की सत्ता वाले तीनों नगर निगमों ने प्रदूषण से निपटने की कार्रवाई तेज कर दी। दिल्ली की खराब हवा को देखते हुए केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने भी अपनी 50 टीमें राजधानी और पड़ोसी राज्यों में उतार दी। और उत्तरी दिल्ली नगर निगम के मेयर तो प्रदूषण से निपटने के लिए खुद सड़कों पर उतर आए और पेड़ों पर पानी का छिड़काव भी किया। एक बार और तस्वीरें आपको दिखाते हैं कि जो मेयर हैं वो फिलहाल खुद इस मिशन पे लग गए हैं और फिलहाल आप देख रहे हैं कि पानी के टैंक के ऊपर चढ़ के वो जो तमाम पेड़ यहाँ पर हैं उनको पानी उन पर स्प्रिंकल कर रहे हैं। दिल्ली की खराब हवा को देखते हुए सड़कों पर भी पानी का छिड़काव किया गया। इसके लिए अलग अलग तरह की कई मशीनों की भी मदद ली गई। मेयर जयप्रकाश ने तो यहाँ तक दावा किया कि उत्तरी दिल्ली नगर निगम की तरफ से प्रदूषण पर रोकथाम के लिए लगातार कोशिश की जा रही है। रोडों पर सफाई है उसकी हम चिंता कर रहे हैं, तो लगातार एक योजनाबद्ध तरीके से काम करेंगे और दिल्ली को वायु प्रदूषण से बचाने का काम करेंगे। दिल्ली की खराब हवा पर केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की एक चौंका देने वाली रिपोर्ट भी सामने आई, जिसमें बताया गया कि पिछले 2 साल में अक्टूबर के महीने में दिल्ली की हवा सबसे ज्यादा खराब रही। न्यूज़ 18 के दीपक रावत की रिपोर्ट है कि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के ताजा आंकड़ों में दिल्ली की खराब हवा पर चिंता जताई गई। रिपोर्ट में बताया गया कि दिल्ली में 1 अक्टूबर से 14 अक्टूबर के बीच एयर क्वालिटी इंडेक्स औसतन 212 रहा, जो 2019 में 159 और 2018 में 207 दर्ज किया गया था। यानी पिछले 2 साल में अक्टूबर के महीने में दिल्ली की हवा सबसे ज्यादा खराब रही। रिपोर्ट में दिल्ली की खराब हवा के लिए पड़ोसी राज्यों में जलाई जा रही पराली को एक बड़ी वजह माना गया। इसके अलावा सितंबर और अक्टूबर के शुरुआती दिनों में बारिश नहीं होने से भी दिल्ली की हवा खराब होने की बात रिपोर्ट में कही गई। हाथरस केस में सीबीआई फिर से पीड़ित परिवार से पूछताछ कर सकती है, क्योंकि अभी तक सीबीआई ने पीड़ित की मां और भाभी से पूछताछ नहीं की है। मां का बयान काफी अहम है, क्योंकि घटना वाले दिन पीड़ित के साथ मां और भाई खेत में थे। भाई से सीबीआई करीब 7 घंटे तक पूछताछ कर चुकी है, लेकिन मां से अभी तक पूछताछ नहीं हुई है। सीबीआई आज मां और भाभी से उनके घर पर पूछताछ कर सकती है या अपने कैंप दफ्तर भी बुला सकती है। सीबीआई के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये पता लगाने की है कि 14 सितंबर को हुआ क्या था, क्योंकि पीड़ित परिवार ने लगातार मामले में बयान बदला है। इस वजह से सीबीआई को अगर पीड़ित परिवार के सदस्यों के बयानों में विरोधाभास दिखता है तो परिवार के सभी सदस्यों को एक साथ बिठाकर भी पूछताछ की जा सकती है। इसके अलावा सीबीआई अलीगढ़ के मेडिकल कॉलेज के उन डॉक्टरों का बयान दर्ज कर सकती है जो पीड़ित का इलाज कर रहे थे। शुरुआती जांच में शामिल चंदपा थाने के पुलिस अधिकारियों से सीबीआई एक बार फिर सवाल जवाब भी कर सकती है। खेती से जुड़े कानूनों के विरोध में अकाली दल के कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ दिल्ली में कृषि भवन के बाहर जमकर हंगामा किया। अकाली दल ने नए कानूनों की वजह से किसानों को उनकी फसल का सही दाम नहीं मिलने का भी आरोप लगाया, जिस पर विरोध दर्ज कराने के लिए अकाली दल के कार्यकर्ताओं ने कपास की फसल कृषि भवन के बाहर फेंककर प्रदर्शन किया। अकाली दल ने केंद्र के नए कृषि कानूनों को किसानों के खिलाफ बताते हुए जमकर हंगामा किया। पुलिस ने कार्रवाई की चेतावनी दी तो प्रदर्शनकारी धरने पर बैठ गए। उन्होंने सरकार से नए कानूनों को वापस लेने की भी मांग की। यहाँ पे एसी के कमरे में बैठ के सारे कानून बनाए जा रहे हैं और किसान की बात कोई नहीं पूछ रहा। एनडीए का हिस्सा रहे अकाली दल ने केंद्र सरकार पर मनमानी का भी आरोप लगाया। हालांकि हंगामा बढ़ने पर पुलिस ने कृषि भवन के बाहर हंगामा कर रहे कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया। कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन जारी और इस तरीके से हिरासत में लिया गया है उनके कार्यकर्ताओं को। उनकी यही मांग है कि जो प्रभाव से वापस लिया जाए। अकाली दल का आरोप है कि नए कृषि कानूनों की वजह से किसानों को फसल का तय न्यूनतम समर्थन मूल्य भी नहीं मिल पा रहा है। भारत ने चीन को एक बार फिर करारा जवाब दिया है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर, लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश देश के अभिन्न अंग हैं, थे और हमेशा रहेंगे। भारत ने चीन को धमकाते हुए कहा कि उसे भारत के अंदरूनी मामलों पर बयानबाजी करने का कोई हक नहीं है। दरअसल हाल ही में चीन ने लद्दाख, जम्मू कश्मीर और अरुणाचल प्रदेश को लेकर बेतुका बयान दिया था। चीन ने कहा था कि लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश भारत का अवैध कब्जा है, इन इलाकों में भारत को निर्माण कार्य रोकने चाहिए। जिसके जवाब में भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा कि सीमावर्ती इलाकों में इंफ्रास्ट्रक्चर को
सुधारने का काम शुरू किया गया है, जिससे स्थानीय लोगों की आर्थिक स्थिति में सुधार हो सकेगा और इसके साथ ही भारत की सुरक्षा और रणनीतिक आवश्यकताओं को भी पूरा करने में मदद मिलेगी। विदेश मंत्रालय ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि कोई भी देश भारत के अंदरूनी मामलों में दखल अंदाजी नहीं करेगा। The Union territories of Jammu and Kashmir and Ladakh have been, are and would remain an integral part of India. China has no locus standi to comment on India's internal matters. As regards our position on Arunachal Pradesh, this has also been made clear several times. Arunachal Pradesh is also an integral and inalienable part of India. This fact has also been clearly conveyed to the Chinese side. ट्यूनीशिया के स्पीटला में एक आदमी की मौत पर शुरू हुआ बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा। वहां एक अवैध दुकान ढहाए जाने के दौरान एक आदमी की मौत हो गई, जिस पर विरोध इतना बढ़ गया कि खुद प्रधानमंत्री ने मामले में दखल देते हुए कैसरीन प्रांत के गवर्नर को हटा दिया। लेकिन फिर भी लोगों का गुस्सा शांत नहीं हुआ और वो एक बार फिर स्पीटला की सड़कों पर उतरकर हंगामा करने लगे। कई प्रदर्शनकारी तो पथराव भी करते दिखे, जिसके जवाब में पुलिस को उन पर हवाई फायरिंग करनी पड़ी। प्रदर्शनकारियों को तितर बितर करने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े, लेकिन वो टस से मस नहीं हुए। लोगों ने सरकार के खिलाफ अपनी नाराजगी जताने के लिए सड़कों पर जगह जगह टायर भी जलाए। लंदन की सुपरमार्केट का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक आदमी को मास्क पहनने को कहने के बाद वो नाराज हो जाता है और स्टोर की रैक पर रखे सामान को फेंकने लगता है। दरअसल 22 सितंबर का बताया जा रहा ये वीडियो स्टोर गार्ड इस शख्स को मास्क पहनने या वहां से आने जाने को कहता है, जिसके बाद ये सारा सामान बाहर फेंकने लगता है। हालांकि बाद में इस शख्स को पुलिस ने पकड़ लिया। इस बार के चुनाव में बिहार के चिनारी विधानसभा क्षेत्र में सड़क का मुद्दा जोर शोर से उछल रहा है। चिनारी सीट रोहतास जिले में आती है और वहां बनने वाले रोहतास अधौरा मार्ग का काम अब तक शुरू नहीं हो पाया, जिसकी वजह से इस इलाके में रहने वाले लोगों को टूटी फूटी और कीचड़ से भरी सड़क से होकर गुजरना पड़ता है। इलाके के लोग तो ये रास्ता पैदल ही पार करते दिखे, लेकिन इसी बीच इस खस्ताहाल सड़क पर पुलिस की एक गाड़ी फंस गई, जिसे पुलिस वालों ने जैसे तैसे बाहर निकाला। चिनारी विधानसभा क्षेत्र के जिस इलाके में रोहतास अधौरा मार्ग बनने वाला है, वो कैमूर पहाड़ी पर बसा है। यही नहीं, वहां जंगल भी हैं, जिनके बीच से सड़क बनाने की योजना तैयार की गई, लेकिन काम शुरू नहीं होने की वजह से इलाके के लोग नाराज दिखे। माहौल चुनावी है, लिहाजा उन्होंने वोट मांगने आने वालों के सामने ये मुद्दा उठाने का मन भी बना लिया। हम मांग यही, पहले रोड चाहिए, उसके बाद बिजली पानी। ये कच्ची सड़क करीब 30,000 लोगों की लाइफलाइन है। यही वजह रही कि लोगों से इस बारे में बात करने के लिए न्यूज 18 की टीम भी इस रोड से गुजरी। दिन का सफर तो जैसे तैसे कट गया, लेकिन रात के अंधेरे में इस बदहाल सड़क से गुजरना बेहद खतरनाक था। 30,000 की आबादी ऊपर में रहती है और हर दिन उन्हें इन्हीं रास्तों से होकर गुजरना पड़ता है। महत्वपूर्ण चुनावी मुद्दा है उनके लिए कि सड़क बने, ताकि उनके आवागमन के लिए कोई मुश्किल न हो। हालांकि रोहतास जिले में बीजेपी के स्टार प्रचारक और पार्टी सांसद छेदी पासवान ने जल्द काम शुरू होने का भरोसा दिया। अब चुनाव को लेकर के वो मामला रुका हुआ है, तो काम होगा, आज नहीं कल हो, काम शुरू होने जा रहा है। रोहतास अधौरा मार्ग बनाने के 50 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट को इसी साल मार्च में मंजूरी दी गई थी और इसे वन विभाग की ओर से भी हरी झंडी मिल चुकी है। पाकिस्तान ने एक बार फिर सीज फायर का उल्लंघन किया है। जम्मू के पुंछ के मनकोट सेक्टर में देर रात से पाकिस्तान की ओर से फायरिंग जारी है, जिसका भारतीय सेना ने मुंह तोड़ जवाब दिया है। अभी भी दोनों तरफ से भारी गोलाबारी जारी है। आपको बता दें, लगातार पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर का उल्लंघन किया जा रहा है और जम्मू के पुंछ के मनकोट सेक्टर में देर रात से पाकिस्तान की ओर से फायरिंग जारी है, जिसका भारतीय सेना भी मुंह तोड़ जवाब दे रही है। अभी भी दोनों तरफ से भारी गोलाबारी जारी है। सेना प्रमुख जनरल एमएम नरवणे अगले महीने की शुरुआत में नेपाल जा सकते हैं। न्यूज 18 के नीरज कुमार की रिपोर्ट है कि नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने जनरल नरवणे को नेपाल आने का न्योता दिया है और नेपाल में जनरल नरवणे को महारथी की पदवी से सम्मानित करने का भी कार्यक्रम है। इस बीच नेपाल के पीएम ने वहां के रक्षा मंत्री ईश्वर पोखरेल को पद से हटा दिया, जो भारत के खिलाफ बयानबाजी करते रहे। जनरल नरवणे के दौरे से पहले अपनी कैबिनेट में बदलाव कर नेपाल ने भारत को यह संकेत भी दे दिया कि वो दोनों देशों के बीच किसी तरह का तनाव नहीं चाहता। घाटी के लोगों को शांति का संदेश देने के लिए जम्मू कश्मीर पुलिस ने बेहतरीन कोशिश की है। हंदवाड़ा में पुलिस ने वहां के लड़कों को अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका दिया और उन लोगों के लिए एक बड़े मैदान में क्रिकेट मैच का आयोजन किया। इस कार्यक्रम को ठीक वैसी ही शक्ल देने की कोशिश की गई जैसे किन्हीं दो टीमों के बीच मुकाबले के दौरान किसी ऑडिटोरियम का माहौल होता है।
ग्राउंड में जो लोग बैठकर मैच देखना चाहें उनके लिए कुर्सियों का इंतजाम दिखा। साथ ही खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाए रखने के लिए बाउंड्री वॉल पर गुब्बारों से सजावट भी की गई। पुलिस के कुछ अफसर भी मैच देखने के लिए वहां पहुंचे। लड़कों की 2 टीमों के बीच मुकाबला हुआ और सभी खिलाड़ियों ने पूरे जोश से खेल में जान डाली। फिटनेस रहती है हमारी और बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे जब ऐसे इवेंट्स होते हैं यहाँ पे। जीतने वाली टीम को ट्रॉफी दी गई। साथ ही मैच में अच्छा प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को अलग इनाम देकर भी नवाजा गया। मध्य प्रदेश के खरगोन में योजनाओं का लाभ न मिलने से नाराज लोग अपने सांसद पर भड़क गए। बताया गया कि प्रधानमंत्री आवास योजना का फायदा नहीं मिलने से लोग गुस्से में थे। और जैसे ही सांसद नंद कुमार चौहान एक कार्यक्रम के लिए उनके इलाके में पहुंचे, लोगों ने उनकी कार को घेर लिया। ये देखकर सांसद के समर्थक उन लोगों को हटाने में जुट गए, लेकिन गुस्साए लोग वहां से हटने को तैयार नहीं थे। कुछ महिलाएं तो ठीक गाड़ी के सामने खड़ी हो गईं, जिसके बाद नंद कुमार चौहान को अपनी कार से उतरकर उनके पास आना पड़ा। हालांकि गुस्साए लोगों को वो भी नहीं मना पाए और उन्हें पैदल ही आगे जाना पड़ा। इसके बाद नगर परिषद के अध्यक्ष प्रदर्शनकारियों से भिड़ गए। उन्होंने तो लोगों को हटाने के लिए धमकी तक दे डाली। इसको लेके जाओ नहीं तो मार खा जाएगा। इस धमकी को सुनने के बाद लोगों का गुस्सा और भड़क गया। उन्होंने काफी देर तक वहां हंगामा किया। तेलंगाना के बाद अब महाराष्ट्र में भी भारी बरसात आफत की वजह बन रही है, जिससे महाराष्ट्र के कई जिलों में लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। महाराष्ट्र के पुणे, सांगली, कोल्हापुर, सोलापुर और पंढरपुर में बाढ़ के हालात बने हुए हैं। कई नदियां उफान पर हैं, जिससे कई लोगों के घर तबाह हो गए हैं। ये बरसात किसानों पर भी मुसीबतों का पहाड़ बनकर टूटी है। किसानों की काफी फसल बेमौसम बरसात की वजह की बलि चढ़ गई। वहीं मौसम विभाग ने आज भी मुंबई, पालघर, नवी मुंबई समेत कई जिलों में भारी बरसात का अनुमान जताया है। तो वहीं मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने भी सभी एजेंसियों को तैयार रहने के आदेश दे दिए हैं। इजरायल में प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ लोगों का विरोध थमता नहीं दिख रहा। जर्मनी से हुए पनडुब्बी सौदे में भ्रष्टाचार के आरोपों पर यरूशलेम में लोगों ने एक बार फिर अपनी आवाज उठाई और उसकी जांच की मांग करते हुए सड़कों पर उतर आए। प्रदर्शनकारी अपनी मांगों के समर्थन में प्लास्टिक की बनी कई पनडुब्बियां भी साथ लेकर उतरे, जिन्हें वो एक जगह से दूसरी जगह तक घुमाते दिखे। पहले से ही भ्रष्टाचार के कई मामलों का सामना कर रहे नेतन्याहू पर जर्मनी के साथ $2 अरब में हुए पनडुब्बी सौदे में हेराफेरी करने का भी आरोप है। यही वजह है कि लोग इस डील से जुड़े हर पहलू की बारीकी से जांच करने की मांग कर रहे हैं। Submarines that was purchased by this prime minister in a very unopen way. प्रदर्शन के दौरान लोगों ने इन पनडुब्बियों को गाड़ियों में रखकर शहर के कई इलाकों में भी घुमाया। टेलीविजन रेटिंग और दर्शकों की संख्या मापने वाली कंपनी BRC बार्क ने न्यूज चैनलों की TRP करीब 3 महीने जारी नहीं करने का फैसला लिया। हाल ही में सामने आए TRP घोटाले के बाद बार्क ने ऐलान किया कि हर हफ्ते जारी होने वाली TRP अगले 12 हफ्ते तक जारी नहीं की जाएगी। बार्क के मुताबिक वो अपने TRP सिस्टम को सुधारने के काम में लगी है और इसके लिए टेक्निकल कमेटी भी इस्तेमाल के तरीकों की समीक्षा करेगी, जिसमें 12 हफ्ते का समय लग सकता है और इसी वजह से तब तक न्यूज चैनलों की TRP नहीं जारी की जाएगी। इस बीच TRP घोटाला मामले में सुप्रीम कोर्ट ने रिपब्लिक टीवी की याचिका खारिज कर दी और रिपब्लिक टीवी को बॉम्बे हाई कोर्ट में अपील करने को कहा। रिपब्लिक टीवी ने इसकी जांच CBI को सौंपे जाने की मांग की थी। दिल्ली NCR में प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। लगातार बढ़ते प्रदूषण की वजह से दिल्ली की हवा भी जहरीली होती जा रही है। इसके अलावा बढ़ते स्मोक की वजह से राजधानी में विजिबिलिटी भी घटती जा रही है। हालात ये हैं कि राजपथ पर इंडिया गेट से राष्ट्रपति भवन भी साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा। आमतौर पर अगर इंडिया गेट से राष्ट्रपति भवन बिल्कुल साफ दिखाई देता है, लोगों ने सरकार से जल्द ही प्रदूषण को दूर करने के लिए उचित कदम उठाने की मांग की है। पॉल्यूशन तो बहुत है, अगर मास्क उतार लेते तो लगता है कि कुछ केमिकल जैसा हवा में है और वो सांस हम ले रहे हैं, लेकिन मतलब मास्क लगाने से थोड़ा सा इन सब चीज़ों से हम बच रहे हैं। जितने भी पॉलिटिशियंस हैं, बड़े बड़े लीडर्स हैं, उनको एक मेजर एक्शन लेना पड़ेगा जिसकी वजह से ये कंट्रोल हो सके हमारा पॉल्यूशन। हमारी सरकारों को जो है देखने की ज़रूरत है कि इसमें क्या कर सकती है। तो हर साल का हो गया है और दुनिया भर का पैसा खर्च होता है और ढाक के 3 पात, पता नहीं उस पैसे का उपयोग कहाँ हो रहा है। केंद्र की अनुमति के बाद जम्मू कश्मीर के राजौरी में LOC के पास बने स्कूल खोल दिए गए। कोरोना के खतरे की वजह से लॉकडाउन के दौरान ये सभी स्कूल बंद थे, लेकिन सरकार के निर्देश के बाद पूरी सावधानी के साथ वहां फिर से पढ़ाई शुरू हो गई और बच्चे अपनी कक्षा में बैठे दिखे। लंबे समय के बाद स्कूलों में पढ़ाई शुरू होने से अध्यापक और छात्र दोनों ही खुश दिखे।
लेकिन बॉर्डर के पास होने की वजह से वहां पूरे एहतियात बरते गए। इन सभी स्कूलों में बंकर बनवाए गए हैं जो पाकिस्तान की तरफ से होने वाली गोलाबारी से छात्रों को सुरक्षित रखेंगे। यानी कि अगर कभी भी सीमा पर हालात बिगड़े तो स्कूलों में आने वाले छात्र और अध्यापक इन बंकरों में जा सकते हैं, जहां वो पूरी तरह महफूज रहेंगे। पहले शेलिंग सामने पड़ती थी तो डर रहता था हर टाइम। अब कम से कम इस बैंकर में 100 बच्चा आ सकता है। ये बहुत बड़ा बैंकर बना है। केंद्र सरकार ने पाकिस्तान की ओर से होने वाली गोलाबारी की रेंज में आने वाले हर स्कूल में बंकर बनाने की योजना बनाई है, जिसके तहत जम्मू के कठुआ से कश्मीर के कुपवाड़ा तक 14,000 से ज्यादा बंकर बनाने का लक्ष्य रखा गया है। मध्य प्रदेश के विदिशा में राजस्व विभाग की टीम पर कुछ लोगों ने हमला कर दिया। राजस्व विभाग की ये टीम इलाके से अवैध कब्जा हटाने पहुंची थी, लेकिन हाथों में डंडे लेकर पहुंचे कुछ लोगों ने इन्हें घेर लिया। इससे पहले कि राजस्व विभाग की टीम में शामिल लोग कुछ समझते, वहां पहुंचे लोगों ने उन्हें पीटना शुरू कर दिया। हैरान करने वाली बात ये रही कि इस मारपीट में कुछ महिलाएं भी शामिल नजर आईं और वो भी इन अधिकारियों के साथ मारपीट करती हुई दिखाई दी। मारपीट से ना और ऐसा नहीं होने पर हड़ताल पर जाने की चेतावनी भी दे दी। पटवारी संघ के सभी लोग बोल रहे हैं कि आप उनके ऊपर FIR कराइए, अगर FIR नहीं होती तो हम हड़ताल पे चले जाएंगे। हालांकि पुलिस अधिकारियों ने शिकायत पर सख्त कार्रवाई का भरोसा दिया। दिल्ली के धौला कुआं में चालान से बचने के लिए 2 कार सवार लड़के एक पुलिस वाले को गाड़ी के बोनट पर 500 मीटर तक घसीटते हुए आगे ले गए। ये घटना एक दिन पहले हुई जब ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने पर पुलिस की तरफ से आरोपियों की गाड़ी रुकवाई गई। इस घटना का एक CCTV वीडियो भी सामने आया, जिसमें महिपाल नाम का एक ट्रैफिक पुलिसकर्मी गाड़ी के आगे खड़ा दिखा। दूसरे पुलिस वाले भी गाड़ी के आसपास खड़े नजर आए। कार चला रहे लड़के से ड्राइविंग लाइसेंस दिखाने के लिए कहा गया तो उसने गाड़ी दौड़ा दी। वो गाड़ी के सामने खड़े पुलिस वाले को घसीटते हुए आगे निकल गया। ये देख पुलिस वाला भी गाड़ी के बोनट पर चढ़ गया और किसी तरह उसने अपनी जान बचाने की कोशिश की। आरोपी उसे 500 मीटर तक सड़क पर इसी तरह घसीटते रहे। यही नहीं, उन्होंने तेज ब्रेक लगाकर गाड़ी के बोनट पर चढ़े पुलिस वाले को गिराने की भी कोशिश की। थोड़ी दूर जाने के बाद उन्होंने पुलिस वाले को नीचे भी गिरा दिया। हालांकि इस बार भी उसने किसी तरह अपनी जान बचाई और वो पीछे से आ रही गाड़ियों और मोटरसाइकिलों के सामने आने से पहले ही खड़ा हो गया। इसके बाद आरोपी वहां से रफूचक्कर हो गए। हालांकि कुछ दूर जाने के बाद पुलिस ने गाड़ी में बैठे दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। एक दिन पहले हुई इस घटना का CCTV वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। उत्तर प्रदेश के बदायूं में कांस्टेबल को उसके पति ने बीच सड़क पर पीट दिया। सड़क से गुजर रहे लोगों ने मारपीट का ये वीडियो मोबाइल में रिकॉर्ड कर लिया, जिसमें सड़क किनारे एक आदमी महिला कांस्टेबल को पीटता हुआ दिखाई दिया। महिला के चिल्लाने की आवाज सुन सड़क से गुजर रहे लोग वहां पहुंच गए, जिससे महिला का पति और नाराज हो गया। थोड़ी ही देर में वहां लोगों की भीड़ जुट गई और कुछ लोग बीच बचाव की कोशिश में जुट गए। लोगों ने महिला की पिटाई का विरोध भी किया, लेकिन कांस्टेबल के पति का गुस्सा कम नहीं हुआ। थोड़ी देर बाद दोनों वहां से आगे बढ़ गए, लेकिन इन दोनों का एक और वीडियो भी सामने आया, जिसमें ये फिर मारपीट करते हुए दिखाई दिए। काफी देर तक चली मारपीट के बाद महिला ने पुलिस को शिकायत दी, जिस पर महिला के पति के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया। दिल्ली में ईस्ट ऑफ कैलाश में किराए पर रहने वाली कश्मीर की 2 लड़कियों ने सोशल मीडिया पर कुछ ऐसे आरोप लगाए जिनकी हंगामा खड़ा हो गया। ये दोनों जम्मू कश्मीर के एक बड़े नेता की बेटियां हैं। दिल्ली महिला आयोग भी इन आरोपों के बाद सक्रिय हो गया, क्योंकि कश्मीरी लड़कियों ने ट्विटर पर लिखा कि उन्हें उनके मकान मालिक ने आतंकी कहा, वो भी दिल्ली पुलिस के सामने। जिसके बाद दिल्ली महिला आयोग ने चिट्ठी लिखकर दिल्ली पुलिस को सख्त कार्रवाई करने को कह दिया। लेकिन मामले की तह में जाने पर पता चला कि मकान मालकिन तरुणा सुखीजा के साथ दोनों लड़कियों का झगड़ा महीनों पुराना है। तरुणा सुखीजा दिल्ली में किराए पर मकान दिलाने वाली एजेंसी चलाती हैं, जो दिल्ली पुलिस को कई बार दोनों लड़कियों की शिकायत दे चुकी हैं। उनके मुताबिक झगड़ा लड़कियों के कश्मीरी होने का नहीं, बल्कि किराया न देने पर हुआ। मेरे हिसाब से आज की डेट में इनके 4.5 लाख रुपए बनते हैं। मुझे पैसों से भी कोई दिक्कत नहीं है, ये मैं अपनी गलती समझूंगी कि ऐसे लोगों को हमने किराए पे दिया, तो उस बात की भी कोई वो नहीं है। लेकिन उसके बाद आप घर भी नहीं खाली कर रहे हो, ये तो जबरदस्ती है। किराया न देने की वजह से हुए विवाद के अलावा तरुणा के मुताबिक लड़कियों के बर्ताव पर भी कई बार विवाद हुआ। हर दूसरे तीसरे दिन ये लोग 10-12 लड़कों को, इनके लोकल फ्रेंड्स हैं इन कश्मीरी लड़कियों के, अपने फ्रेंड्स को बुलाती हैं, 4-4, 5-5 बजे तक पार्टी करती हैं। उनके जो दोस्त हैं बंदूक लेके आते हैं, फायर शॉट करते हैं हवा में। इसके अलावा घटना से जुड़े कुछ वीडियो भी सामने आए।
जिनमें दोनों लड़कियां बिजली विभाग के एक कर्मचारी को धमकाती दिखी। आरोपों के मुताबिक दोनों लड़कियों ने बिजली का बिल नहीं भरा था, जिसकी वजह से विभाग का एक कर्मचारी बिजली का कनेक्शन काटने के लिए पहुंचा था, लेकिन कनेक्शन काटे जाने के बाद हंगामा शुरू हो गया। वीडियो में एक लड़की बिजली विभाग के कर्मचारी को थप्पड़ मारती भी दिखी। लड़कियों ने उसे कानूनी कार्रवाई तक की धमकी दी। हालांकि लड़कियों की शिकायत पर दिल्ली पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। कश्मीरी लड़कियों ने कहा कि उनके मकान मालिक ने दिल्ली पुलिस के सामने ही उन्हें आतंकी कहा है। Aside, we were just looking at our luggage, and then she started calling us terrorists in front of a police constable. She said that these were her exact words: "You guys are terrorists. तुम लोग आतंक फैलाने आए हो या आतंकवादी." यूरोप के देश ग्रीस में स्वास्थ्य और शिक्षा के लिए काम कर रहे लोगों ने प्रदर्शन किया। इन लोगों ने वेतन बढ़ाने के साथ ही कर्मचारियों की संख्या बढ़ाने की भी मांग करते हुए 24 घंटों के लिए हड़ताल का ऐलान कर दिया और एथेंस की सड़कों पर उतरकर अपना गुस्सा जाहिर किया। सरकार से नाराज ये लोग हजारों की संख्या में सड़कों पर निकल पड़े। हाथों में झंडे और बैनर लिए लोगों ने जमकर नारेबाजी भी की। इन लोगों ने इस प्रदर्शन के जरिए स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने की मांग भी की। सरकार के खिलाफ लोगों का ये जुलूस एथेंस की अलग अलग सड़कों से होकर गुजरा। इसके दौरान भीड़ में शामिल एक आदमी सड़क के किनारे पर लगा सीसीटीवी कैमरा तोड़ता दिखा, जबकि किसी भी हालात से निपटने के लिए सुरक्षा बल के जवान भी मुस्तैद नजर आए। महाराष्ट्र के कई जिलों में हुई भारी बारिश ने लोगों की मुसीबतें बढ़ा दी। पुणे और उसके पड़ोसी जिले सोलापुर में तो बादल इस कदर बरसे कि वहां हालात पटरी से उतर गए। पुणे में तो लगातार हुई बारिश से भारी नुकसान का भी अनुमान लगाया गया और कई इलाकों में तो सैलाब ने खतरनाक रूप ले लिया। पुणे के प्रसिद्ध दगड़ू शेठ हलवाई गणपति मंदिर के पास से तो एक दिल दहला देने वाला वीडियो सामने आया, जिसमें एक कार सैलाब के साथ बहती हुई दिखी। पानी का बहाव इतना तेज था कि उसने गाड़ी को चंद सेकंड में कई बार पलट दिया। इस मंजर ने लोगों को खौफ से भर दिया। पुणे के इंदापुर इलाके से भी एक चौंका देने वाला वीडियो सामने आया, जिसमें एक गाड़ी पानी की तेज लहरों के साथ बहती हुई नजर आई। इंदापुर के निमकी गांव में सैकड़ों मकान बाढ़ के पानी से घिरे नजर आए। इसके अलावा पुणे के पाटिल अस्पताल में भी पानी भरने से मरीजों और स्वास्थ्य कर्मियों की मुश्किलें बढ़ गईं। जिसके बाद आनंद फानन में मरीजों को दूसरी जगह शिफ्ट किया गया। पुणे के पड़ोसी जिले सोलापुर में भी बादलों से बरसी आफत ने लोगों को मुश्किल में डाल दिया और बेकाबू हुई नदियां तो जैसे अपना रास्ता ही भूल गईं। पुणे सोलापुर हाईवे का तो एक डरा देने वाला वीडियो भी सामने आया, जिसमें एक कार सैलाब में समाती हुई नजर आई। सड़कों पर पानी भरने की वजह से सोलापुर के कई इलाकों का भी संपर्क टूट गया। महाराष्ट्र के जिन जिलों में पिछले 24 घंटों में सबसे ज्यादा बारिश हुई, उनमें सोलापुर भी रहा। कोल्हापुर में भी भारी बारिश ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी। कोल्हापुर, सातारा और सांगली तीनों जिलों में लगातार बारिश हो रही है। कोल्हापुर जिले में पिछले 24 घंटों में हुई 130 मिलीमीटर बारिश की वजह से कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए। मौसम विभाग का अनुमान है कि महाराष्ट्र के पुणे, सोलापुर, सातारा, सांगली, कोल्हापुर, रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग में भारी बारिश का सिलसिला जारी रह सकता है, जिससे उफान पर बह रही नदियां और खतरनाक रूप ले सकती हैं। और महाराष्ट्र के दूसरे जिलों की तरह भारी बारिश ने मुंबई की भी मुश्किलें बढ़ा दी। पिछले 24 घंटे में मुंबई में भारी बारिश रिकॉर्ड हुई, जिसकी वजह से कई इलाकों में सड़कों पर पानी भर गया। यही नहीं, भारी बारिश की वजह से लोकल ट्रेनों की सेवा भी प्रभावित हुई, जिसमें लोगों के लिए घर पहुंचना मुश्किल हो गया। सीएसटी स्टेशन के बाहर लोग दफ्तर से घर जाने के लिए घंटों बसों की राह देखते रहे। दादर, परेल, अंधेरी, माटुंगा और सांताक्रूज में भी लगातार हुई बारिश ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी। मुंबई में फिर एक बार मूसलाधार बरसात शुरू हो गई है। हम इस समय खड़े हैं सीएसटी स्टेशन के सामने, जहां पर आप देख सकते हैं कि तेज बरसात फिर एक बार शुरू हो गई है। कांग्रेस नेता उदित राज के एक ट्वीट पर सियासी घमासान शुरू हो गया। असम में मदरसों को बंद करने के फैसले के बाद कांग्रेस नेता उदित राज ने अपने ट्वीट के जरिए कुंभ मेले के आयोजन में सरकारी पैसों के इस्तेमाल पर सवाल उठा दिए। उनके इस ट्वीट पर सियासी घमासान मच गया और योगी सरकार के मंत्री ने कांग्रेस पर हमला बोल दिया कि जिनके डीएनए में जहांगीर का डीएनए हो शामिल, उनसे आप यही उम्मीद करेंगे कि वो हिंदुस्तान में
इसी तरह की सोच रखकर राजनीति करेंगे जब भी करेंगे। इस हमले के बाद उदित राज को अपने ट्वीट पर सफाई देनी पड़ी। इलाहाबाद को मेला को एग्जाम्पल दिया है मैंने, और जो राज्य है, जो जनतंत्र के अंदर जो राज्य की अवधारणा है, सरकार की अवधारणा है कि सरकार का कोई अपना धर्म नहीं है। सपना चौधरी के पति वीर साहू समेत 65 लोगों के खिलाफ हरियाणा के महम में केस दर्ज किया गया। इन सभी पर धारा 144 का उल्लंघन करने, बिना अनुमति भीड़ जुटाने और आपदा प्रबंधन नियमों की अनदेखी करने का आरोप लगा। कहा जा रहा है कि सपना के पति का किसी से विवाद हो गया था और उसी के बाद ये सभी लोग एकजुट हुए थे। वीर साहू कुछ गाड़ी और लोगों के साथ ये फरमाना गांव में पहुंचा था। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बिहार के रोहतास और औरंगाबाद में चुनावी रैलियां की। इस दौरान उन्होंने नीतीश सरकार के कामकाज की तारीफ की और जनता को आरजेडी के वादों से बचने की सलाह दी। राजनीति में भाषण देना बड़ा आसान होता है, नारे लगाने बहुत आसान होते हैं, लेकिन गरीब जनता की सेवा करना ये वही कर सकता है जिसका 56 इंच का सीना होता है। पंजाब के लुधियाना में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने राज्य सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया और सीएम का पुतला फूंका। उन्होंने ये प्रदर्शन प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष अश्विनी शर्मा के ऊपर हुए हमले के विरोध में किया। आरोप है कि 2 दिन पहले होशियारपुर में एक टोल प्लाजा पर अश्विनी शर्मा की गाड़ी पर कुछ लोगों ने हमला कर दिया था। पंजाब में पिछले कुछ समय से कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं है। घटिया राजनीति करना कांग्रेस की पुरानी पहचान है। नवरात्र से पहले जम्मू के कटरा में सुरक्षा इंतजाम कड़े कर दिए गए। कोरोना संकट के बीच वैष्णो देवी मंदिर जाने वाले श्रद्धालुओं की भीड़ को संभालने के लिए कई पुलिस वाले और अधिकारी वहां पहुंच गए और हर इलाके की छानबीन करते हुए नजर आए। बम या विस्फोटक की जांच के लिए खोजी कुत्तों की मदद से पूरे इलाके के चप्पे चप्पे की तलाशी ली गई। मंदिर को जाने वाले रास्ते पर भी सुरक्षा कर्मी तैनात नजर आए। पहाड़ी इलाके की निगरानी के लिए ड्रोन कैमरों की भी मदद ली गई और हर जगह सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम दिखाई दिए। आदमी का जाना पहाड़ी पॉसिबल नहीं है, वहाँ पे भी हम इस ड्रोन के माध्यम से नजर रखेंगे। तो ड्रोन एक हमारा साथी है इस बार। श्रद्धालुओं को कटरा से आगे भेजने से पहले उनकी सही तरीके से जांच भी की गई, जबकि कोरोना से बचाने के लिए भी पूरे इंतजाम किए गए। वहां तैनात सभी कर्मचारी मास्क पहने हुए नजर आए, जबकि एक दूसरे से दूरी बनाए रखने के लिए जगह जगह पर निशान भी बनाए गए। अमेरिका के टेक्सास में सुबह सुबह एक निर्माणाधीन इमारत में लगी भयानक आग ने लोगों की नींद उड़ा दी। इलाके में एक अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स बनाने का काम चल रहा था, लेकिन मकान बनने से पहले ही जलकर राख हो गए और पूरी इमारत आग की लपटों में सुलगती नजर आई। उसके अंदर लोहे के सरिये तक दिखाई देने लगे। एक कोना ऐसा नहीं मिला जहां आग ने तांडव न किया हो। उसका रौद्र रूप देखकर ऐसा लगा जैसे वो इमारत का नामो निशान मिटाकर ही दम लेगी। आग की कई फीट ऊंची लपटें और उससे निकलने वाला घना काला धुआं कई किलोमीटर दूर से ही साफ साफ नजर आया। पास की इमारत में रहने वाले लोगों ने बताया कि आग इतनी भयानक थी कि उन्होंने अपने घरों तक उसकी आंच महसूस की। Standing in front of my window in the house, yes, I feel the heat. The heat from the building is cracking some of the window. इतनी बड़ी आग को बुझाने के लिए आसपास के इलाकों से भी कई दमकल कर्मी बुलाने पड़े, मगर आग से ऐसी झुलसाने वाली गर्मी निकल रही थी कि दमकल कर्मियों के लिए उसका सामना करना मुश्किल हो गया। उन्होंने कोशिश तो काफी की, लेकिन विकराल रूप ले चुकी आग के सामने वो ऊंट के मुंह में जीरे जैसी नजर आई और देखते ही देखते वो कॉम्प्लेक्स की दूसरी इमारत में भी फैल गई। नोएडा पुलिस ने डेबिट कार्ड बदलकर लोगों से ठगी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ कर दिया। यूपी की नोएडा पुलिस ने एटीएम से पैसे निकालने की मदद के बहाने डेबिट कार्ड बदलकर लोगों से ठगी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ कर दिया। पुलिस ने आरोपियों के पास से 4 लाख कैश और कई बैंकों के 107 एटीएम कार्ड बरामद किए। कांग्रेस ने बिहार विधानसभा चुनाव में शत्रुघ्न सिन्हा के बेटे लव सिन्हा को बांकीपुर सीट से टिकट दे दिया। यूपी सरकार ने 19 अक्टूबर से प्रदेश के सभी जिलों में मदरसे खोलने का आदेश दे दिया। इस दौरान कोरोना नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा और हर रोज से 50% छात्र ही पढ़ने जा सकेंगे। दिल्ली के मेहरौली इलाके में स्पेशल सेल और एसटीएफ की बदमाशों से मुठभेड़ हो गई, जिसमें एक इनामी बदमाश को घायल होने के बाद गिरफ्तार कर लिया गया। FAO यानी संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन की 75वीं सालगिरह के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 75 रुपए का स्मृति सिक्का जारी करेंगे। उत्तर प्रदेश के ललितपुर में समाजवादी पार्टी की लोहिया वाहिनी के कार्यकर्ताओं ने कृषि कानून के विरोध में ट्रैक्टर रैली निकाली और सरकार से कानून वापस लेने की मांग की। IPL में किंग्स 11 पंजाब ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 8 विकेट से हरा दिया।
रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाफ पंजाब के कप्तान केएल राहुल ने 61 और आईपीएल के सीजन में अपना पहला मैच खेल रहे क्रिस गेल ने 53 रन बनाए। आईपीएल में आज मुंबई इंडियंस का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। उत्तर प्रदेश के संभल में अपराधियों के घरों पर कुर्की का नोटिस चिपकाने के लिए पुलिस ने अनोखा तरीका अपनाया। हत्या के एक मामले में कोर्ट ने फरार चल रहे 3 आरोपियों के खिलाफ कुर्की का आदेश दिया था, जिसके बाद पुलिस उन आरोपियों के घरों पर कुर्की का नोटिस चिपकाने के लिए ढोल बजाते हुए पहुंची। पुलिस की ये कार्रवाई जब तक चलती रही तब तक ढोल बजते रहे। तीनों आरोपियों के घरों पर नोटिस चिपकाने के लिए पुलिस इसी तरह गई। ढोल की आवाज सुनकर हर जगह लोगों की भीड़ भी इकट्ठा हो गई। हालांकि पुलिस अपने काम में जुटी रही। फारूक अब्दुल्ला के घर हुई बैठक में महबूबा मुफ्ती भी शामिल हुई। श्रीनगर में नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने अपने आवास पर राज्य के कई दलों के साथ एक बैठक की। इस बैठक में हाल ही में नजरबंदी से रिहा हुई पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती भी शामिल हुई। एक दिन पहले ही महबूबा ने आर्टिकल 370 पर केंद्र सरकार पर हमला किया था। फिल्म पीएम नरेंद्र मोदी के सह निर्माता और उद्योगपति अमित वाधवानी ने दावा किया कि उन्हें जान से मारने की धमकी मिली है। ये धमकी उन्हें सोशल मीडिया पर दी गई, जिसकी शिकायत उन्होंने मुंबई पुलिस के साइबर सेल से की थी। प्रधानमंत्री मोदी पर बनी ये फिल्म फिर देश के कई सिनेमाघरों में रिलीज की गई है। उत्तर प्रदेश के झांसी में एक लड़की के रेप का आरोप लगा, जिसके बाद पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। आरोप है कि इस वारदात को एक स्कूल में अंजाम दिया गया। उसने एक लड़की को मिला फुसला के वहाँ पर लेके गया और वहाँ उसने उसके साथ रेप किया, जिसमें एक व्यक्ति अन्य भी उसके साथ था। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में मिठाई दुकानदारों ने नए नियमों के साथ मिठाई बेचनी शुरू कर दी। अब इसके डिब्बों में ये लिखा गया है कि इस मिठाई को बनाने की तारीख क्या है और ये मिठाई कब तक इस्तेमाल की जा सकती है। इस महीने से सरकार ने ये नया नियम लागू किया था, जिसके बावजूद कई दुकानदार इसे लागू नहीं कर रहे थे, लेकिन अब खाद्य विभाग की सख्ती के बाद उन्होंने ऐसा करना शुरू कर दिया। उस ट्रे पे वो एक टैग लगाएंगे और उस टैग पे ये लिखेंगे मैन्युफैक्चरिंग डेट या बेस्ट बिफोर डेट। छत्तीसगढ़ की कवर्धा में अतिक्रमण हटाने गई राजस्व विभाग की टीम का किसान और उसके परिवार ने विरोध किया। जिस जमीन से ये अतिक्रमण हटाना था, वहां गन्ने की फसल लहलहा रही थी, लेकिन भारी पुलिस के साथ पहुंचे इन अधिकारियों ने खड़ी फसल को जमीन खोदने वाली मशीन से बर्बाद कर दिया। इस दौरान किसान और उसका परिवार वहां पहुंच गए और उन्होंने राजस्व विभाग की टीम का जमकर विरोध किया। हंगामा करती महिला खेतों के बीच खड़ी मशीन के आगे बैठ गई और राजस्व विभाग की टीम को फसल बर्बाद करने से रोकती रही, लेकिन पुलिस वालों ने किसान को ही हिरासत में ले लिया। किसान को हिरासत में लेते ही उसकी बेटी अधिकारियों के सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो गई और अपने पिता को छोड़ देने की गुहार लगाई, लेकिन अधिकारी नहीं माने और उसे भी जेल भेजने की चेतावनी दी। इन लोग को भी अंदर डाल दो, इसको भी डाल दीजिए, सबको डाल देते हैं। काफी देर तक चले हंगामे के बाद पुलिस वालों ने जबरन इस जमीन को भी खाली करवा लिया। थाईलैंड में लोकतंत्र के लिए जारी प्रदर्शन के तेज होने के बाद वहां इमरजेंसी लगा दी गई। वहां पिछले कुछ वक्त से राजशाही और मौजूदा प्रधानमंत्री के खिलाफ जबरदस्त प्रदर्शन हो रहे हैं, लेकिन तमाम तरीके अपनाने के बाद भी जब ये प्रदर्शन नहीं रुके तो सरकार ने इमरजेंसी लगाने का ऐलान कर दिया। इमरजेंसी लागू होते ही वहां भारी तादाद में सुरक्षा बल के जवान तैनात कर दिए गए। जवानों ने सड़कों पर मौजूद प्रदर्शनकारियों को खदेड़ना शुरू कर दिया। गवर्नमेंट हाउस के बाहर जमे प्रदर्शनकारियों को भी ताकत के जरिए हटा दिया गया। हालांकि प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेड के जरिए पुलिस को रोकने की कोशिश की, लेकिन उनकी एक नहीं चली और आखिरकार उन्हें पीछे हटना पड़ा। इससे पहले प्रदर्शनकारियों ने राजा महावजीरालोंगकोर्न के काफिले को घेर लिया और जोरदार प्रदर्शन किया। महावजीरालोंगकोर्न अपने पिता की बरसी के मौके पर जर्मनी से बैंकॉक लौटे थे, लेकिन उनके खिलाफ प्रदर्शन होने के कुछ घंटे बाद ही वहां इमरजेंसी लगा दी गई। दिल्ली में प्रदूषण रोकने के लिए रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ अभियान शुरू किया गया। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने प्रदूषण रोकने के लिए रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ नाम से एक अभियान की शुरुआत की, जिसके जरिए लोगों से लाल बत्ती पर गाड़ी बंद करने की अपील की गई। उन्होंने दावा किया कि इस अभियान से राजधानी में तेजी से बढ़ रहे प्रदूषण के स्तर में काफी कमी आएगी। पूर्व आईपीएल कमिश्नर ललित मोदी के बेटे रुचिर मोदी को अलवर जिला क्रिकेट संघ के अध्यक्ष पद से हटा दिया गया। अलवर जिला क्रिकेट संघ की नई कार्यकारिणी में रुचिर मोदी की जगह जितेंद्र गुप्ता नए अध्यक्ष चुने गए। इसके साथ ही अब राजस्थान क्रिकेट जगत में ललित मोदी युग का पूरी तरह अंत हो गया।
जम्मू कश्मीर में वैष्णो देवी मंदिर जाने के लिए प्रशासन ने फिर घोड़े, पिट्ठू और पालकी वालों को काम की इजाजत दे दी। श्रद्धालुओं को बैटरी कार और हेलीकॉप्टर की सुविधा पहले से ही मिल रही थी, लेकिन कोरोना के खतरे की वजह से घोड़े, पिट्ठू और पालकी वालों को ऊपर जाने की इजाजत नहीं दी गई थी। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे के मौके पर राज्य में एक अभियान की शुरुआत की, जिसका नाम हाथ धोना रोके कोरोना दिया गया। इस मुहिम का मकसद लोगों को साफ सफाई के लिए जागरूक करना और उन्हें कोरोना से बचाव के लिए प्रेरित करना है। कोरोना का संक्रमण काफी तीव्रता के साथ एक बड़ी आबादी को अपने आगोश में ले रही हो, उन स्थितियों में सावधानी और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना में एक जूट मिल को अचानक बंद किए जाने से नाराज कर्मचारियों ने जोरदार प्रदर्शन किया। मिल के बंद होने से हजारों मजदूर एक झटके में सड़क पर आ गए, जिसके बाद उन्होंने जूट मिल के बाहर बड़ी संख्या में जुटकर खूब हंगामा किया। मिल मालिक के खिलाफ नारेबाजी की गई। कड़ी धूप में प्रदर्शनकारी डटे रहे। कुछ महिलाएं छतरी से सिर ढककर सड़क पर ही बैठ गईं, लेकिन उन्होंने हौसला बनाए रखा। इस प्रदर्शन से वो सड़क ही ब्लॉक हो गई, जिसे खुलवाने के लिए पुलिस की टीम वहां पहुंची और उन्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन गुस्साए कर्मचारी हटने को तैयार नहीं हुए। ऐसे में उन्होंने अपनी मांगों को सबके सामने रखा। मिल चलाइए, हम लोग का बोनस जो है बोनस दीजिए, हफ्ता दीजिए। अभी इतना बड़ा पूजा है, हम लोग कहाँ जाएंगे। जब काफी देर तक प्रदर्शनकारी नहीं माने तो पुलिस ने बैरिकेडिंग कर भीड़ को समेटना शुरू कर दिया। साथ ही कुछ पुलिस वाले लोगों को सड़क किनारे भेजते दिखाई दिए, जिसके बाद वहां से गाड़ियों का आना जाना फिर शुरू हो सका। गुजरात के गिर से एक चौंकाने वाला वीडियो सामने आया, जिसमें एक शेर ने घास खा रही एक गाय पर हमला कर दिया। शेर के हमले के इस वीडियो को वहां पास ही खड़े कुछ लोगों ने अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर लिया, जिसमें जंगल के बीच में रास्ते की एक ओर से दौड़ता हुआ एक शेर आया और वहां घास खा रही गाय पर झपट पड़ा। गाय को शेर के आने का पता तब चला जब शेर पीछे से हमला करते हुए उसकी गर्दन तक पहुंच गया और गाय की गर्दन को जबड़े में दबोचकर उसे गिराने की कोशिश करने लगा। गाय काफी देर तक शेर के जबड़े से खुद को छुड़ाने की कोशिश करती रही, लेकिन कामयाब नहीं हो पाई। हालांकि इस घटना में सबसे ज्यादा हैरानी की बात यह रही कि जिस वक्त वो शेर गाय का शिकार कर रहा था, तब पास ही खड़े लोग अपना वीडियो बना रहे थे और फोटो खिंचवा रहे थे। इस घटना का वीडियो वायरल होने के बाद जूनागढ़ प्रशासन ने वीडियो में दिख रहे लोगों की पहचान के लिए लोगों से अपील की। बेंगलुरु ड्रग्स केस में विवेक ओबरॉय के घर पर तलाशी ली गई। बेंगलुरु ड्रग्स केस के मामले में क्राइम ब्रांच ने मुंबई में विवेक ओबरॉय के घर पर तलाशी ली, क्योंकि क्राइम ब्रांच को वहां इस केस में आरोपी और विवेक के साले आदित्य अल्वा के छिपे होने का शक था। दावा है कि पिछले दिनों बेंगलुरु में इस ड्रग्स केस में कई नामी हस्तियों के नाम सामने आए थे, जिसके बाद गिरफ्तार आरोपी ने ही आदित्य अल्वा का नाम बताया था। दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर अफगानिस्तान के 2 नागरिकों को 10 करोड़ की हेरोइन के साथ गिरफ्तार किया गया। इन दोनों को कस्टम्स विभाग ने जांच के दौरान पकड़ा। दावा किया गया कि उस समय इनके पास करीब 5 किलो हेरोइन थी, जिसे जैकेट में छिपाकर लाया गया था। ये लोग अफगानिस्तान की राजधानी काबुल से दिल्ली पहुंचे थे। जम्मू कश्मीर में फिर पाकिस्तान की ओर से सीज फायर का उल्लंघन किया गया। पाकिस्तान की तरफ से राजौरी में गोलाबारी हुई, जिसके बाद भारतीय सेना की ओर से भी जवाबी कार्रवाई की गई और पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया गया। इस दौरान भारतीय सेना का एक जवान घायल हो गया, जिसे अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में पुलिस ने उपचुनाव के नामांकन में कोरोना नियम तोड़ने पर केस दर्ज कर लिया। आरोप है कि 2 दिन पहले बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों के उम्मीदवारों के नामांकन के दौरान रैलियां निकाली गई थीं, जिनमें 100 लोगों को शर्तों के साथ शामिल होने की इजाजत दी गई थी, लेकिन भीड़ उससे कहीं ज्यादा जुटी। पुलिस ने आचार संहिता और कोरोना नियमों के उल्लंघन के आरोप में केस दर्ज कर लिया है। बुरहानपुर की इस नेपानगर सीट पर 3 नवंबर को उपचुनाव होना है। ब्रिटेन में कोरोना की वजह से लागू नई पाबंदियों पर लोगों का विरोध बढ़ता जा रहा है। इंग्लैंड के लिवरपूल में पाबंदियों की वजह से बार और पब भी बंद कर दिए गए, जो लोगों को इतना नागवार गुजरा कि उन्होंने अपना विरोध जताने के लिए पुलिस की एक गाड़ी को ही घेर लिया। लोगों ने पुलिस के सामने जमकर नारे भी लगाए। कोरोना पर लगाम लगाने के लिए ब्रिटेन सरकार ने नई पाबंदियों का ऐलान किया है, जो इलाकों में कोरोना मामलों की संख्या के आधार पर लागू की जाएंगी। इंग्लैंड का लिवरपूल भी कोरोना से बुरी तरह प्रभावित है। वहां मरीजों की संख्या बढ़ने से अस्पतालों पर भी दबाव बढ़ गया और यही वजह रही कि महामारी पर काबू पाने के लिए वहां बार, पब और जिम सब बंद कर दिए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना की वैक्सीन की तैयारियों पर समीक्षा बैठक की। न्यूज 18 के विक्रांत यादव की रिपोर्ट है कि स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन, नीति आयोग के अधिकारियों और कुछ वैज्ञानिकों के साथ पीएम ने यह बैठक की, जिसमें प्रधानमंत्री ने सेरो सर्वे में तेजी लाने और कोरोना की जांच को बढ़ाए जाने पर जोर दिया। साथ ही पीएम ने कोरोना संकट में आयुष मंत्रालय की तरफ से उठाए गए कदमों की भी तारीफ की। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने वैक्सीन बनाने वाली कंपनियों को सरकार की तरफ से हर संभव मदद का भरोसा दिया।
तेलंगाना के बाद अब महाराष्ट्र में भी भारी बारिश आफत की वजह बन रही है, जिससे महाराष्ट्र के कई जिलों में लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। महाराष्ट्र के पुणे, सांगली, कोल्हापुर, सोलापुर और पंढरपुर में बाढ़ के हालात बने हुए हैं। कई नदियां उफान पर हैं, जिससे कई लोगों के घर पूरी तरह से तबाह हो गए हैं। ये बरसात किसानों पर भी मुसीबतों का पहाड़ बनकर टूट रही है। किसानों की काफी फसल बेमौसम बरसात की बलि चढ़ गई है। वहीं मौसम विभाग ने आज भी मुंबई, पालघर, नवी मुंबई समेत कई जिलों में भारी बरसात का अनुमान जताया है। तो वहीं मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने भी सभी एजेंसियों को तैयार रहने के आदेश दिए हैं। इजरायल में प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ लोगों का विरोध थमता नहीं दिख रहा। जर्मनी से हुए पनडुब्बी सौदे में भ्रष्टाचार के आरोपों पर यरूशलेम में लोगों ने एक बार फिर अपनी आवाज उठाई और उसकी जांच की मांग करते हुए सड़कों पर उतर आए। प्रदर्शनकारी अपनी मांगों के समर्थन में प्लास्टिक की बनी कई पनडुब्बियां भी साथ लेकर उतरे, जिन्हें वो एक जगह से दूसरी जगह तक घुमाते दिखे। पहले से ही भ्रष्टाचार के कई मामलों का सामना कर रहे नेतन्याहू पर जर्मनी के साथ $2 अरब में हुए पनडुब्बी सौदे में हेराफेरी करने का भी आरोप है। यही वजह है कि लोग इस डील से जुड़े हर पहलू की बारीकी से जांच करने की मांग कर रहे हैं। Submarines that was purchased by this prime minister in a very unopen way. प्रदर्शन के दौरान लोगों ने इन पनडुब्बियों को गाड़ियों में रखकर शहर के कई इलाकों में भी घुमाया। टेलीविजन रेटिंग और दर्शकों की संख्या मापने वाली कंपनी BRC बार्क ने न्यूज चैनलों की TRP करीब 3 महीने जारी नहीं करने का फैसला लिया। हाल ही में सामने आए TRP घोटाले के बाद बार्क ने ऐलान किया कि हर हफ्ते जारी होने वाली TRP अगले 12 हफ्ते तक जारी नहीं की जाएगी। बार्क के मुताबिक वो अपने TRP सिस्टम को सुधारने के काम में लगी है और इसके लिए टेक्निकल कमेटी भी इस्तेमाल के तरीकों की समीक्षा करेगी, जिसमें 12 हफ्ते का समय लग सकता है और इसी वजह से तब तक न्यूज चैनलों की TRP नहीं जारी की जाएगी। इस बीच TRP घोटाला मामले में सुप्रीम कोर्ट ने रिपब्लिक टीवी की याचिका खारिज कर दी और रिपब्लिक टीवी को बॉम्बे हाई कोर्ट में अपील करने को कहा। रिपब्लिक टीवी ने इसकी जांच CBI को सौंपे जाने की मांग की थी। दिल्ली NCR में प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। लगातार बढ़ते प्रदूषण की वजह से दिल्ली की हवा भी जहरीली होती जा रही है। इसके अलावा बढ़ते स्मोक की वजह से राजधानी में विजिबिलिटी भी घटती जा रही है। हालात ये हैं कि राजपथ पर इंडिया गेट से राष्ट्रपति भवन भी साफ नहीं दिखाई दे रहा। आमतौर पर अगर इंडिया गेट से राष्ट्रपति भवन को देखें तो बिल्कुल साफ दिखाई देता है। लोगों ने सरकार से जल्द ही प्रदूषण को दूर करने के लिए उचित कदम उठाने की मांग की है। दिल्ली में प्रदूषण लगातार बढ़ता जा रहा है। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर धुंध की चादर चारों तरफ नजर आ रही है। राजपथ पर इंडिया गेट से राष्ट्रपति भवन पूरी तरह से धुंधला दिखाई दे रहा है। केंद्र की अनुमति के बाद जम्मू कश्मीर के राजौरी में LOC के पास बने स्कूल खोल दिए गए। कोरोना के खतरे की वजह से लॉकडाउन के दौरान ये सभी स्कूल बंद थे, लेकिन सरकार के निर्देश के बाद पूरी सावधानी के साथ वहां फिर से पढ़ाई शुरू हो गई और बच्चे अपनी कक्षा में बैठे दिखे। लंबे समय के बाद स्कूलों में पढ़ाई शुरू होने से अध्यापक और छात्र दोनों ही खुश दिखे, लेकिन बॉर्डर के पास होने की वजह से वहां पूरे एहतियात बरते गए। इन सभी स्कूलों में बंकर बनवाए गए हैं, जो पाकिस्तान की तरफ से होने वाली गोलाबारी से छात्रों को सुरक्षित रखेंगे। यानी कि अगर कभी भी सीमा पर हालात बिगड़े तो स्कूलों में आने वाले छात्र और अध्यापक इन बंकरों में जा सकते हैं, जहां वो पूरी तरह महफूज रहेंगे। पहले शेलिंग सामने पड़ती थी तो डर रहता था हर टाइम। अब कम से कम इस बंकर में 100 बच्चा आ सकता है। ये बहुत बड़ा बंकर बना है। केंद्र सरकार ने पाकिस्तान की ओर से होने वाली गोलाबारी की रेंज में आने वाले हर स्कूल में बंकर बनाने की योजना बनाई है, जिसके तहत जम्मू के कठुआ से कश्मीर के कुपवाड़ा तक 14,000 से ज्यादा बंकर बनाने का लक्ष्य रखा गया है। मध्य प्रदेश के विदिशा में राजस्व विभाग की टीम पर कुछ लोगों ने हंगामा कर दिया। राजस्व विभाग की टीम इलाके से अवैध कब्जा हटाने पहुंची थी, लेकिन हाथों में डंडे लेकर पहुंचे कुछ लोगों ने इन्हें घेर लिया। इससे पहले कि राजस्व विभाग की टीम में शामिल लोग कुछ समझते, वहां पहुंचे लोगों ने उन्हें पीटना शुरू कर दिया। हैरान करने वाली बात ये रही कि इस मारपीट में कुछ महिलाएं भी शामिल नजर आईं और वो भी अधिकारियों के साथ मारपीट करती हुई दिखाई दी। मारपीट से नाराज पटवारी ने पुलिस से सख्त कार्रवाई की मांग की और ऐसा नहीं होने पर हड़ताल पर जाने की चेतावनी भी दे दी। पटवारी संघ के सभी लोग बोल रहे हैं कि आप उनके ऊपर FIR कराइए, अगर FIR नहीं होती तो हम हड़ताल पे चले जाएंगे। हालांकि पुलिस अधिकारियों ने शिकायत पर सख्त कार्रवाई का भरोसा दिया। दिल्ली के धौलाकुआं में चालान से बचने के लिए 2 कार सवार लड़के एक पुलिस वाले को गाड़ी के बोनेट पर 500 मीटर तक घसीटते हुए आगे ले गए।
ये घटना एक दिन पहले हुई जब ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने पर पुलिस की तरफ से आरोपियों की गाड़ी रुकवाई गई। इस घटना का एक सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया, जिसमें महिपाल नाम का एक ट्रैफिक पुलिसकर्मी गाड़ी के आगे खड़ा दिखा। दूसरे पुलिस वाले भी गाड़ी के आसपास खड़े नजर आए। कार चला रहे लड़के से ड्राइविंग लाइसेंस दिखाने के लिए कहा गया तो उसने गाड़ी दौड़ा दी। वो गाड़ी के सामने खड़े पुलिस वाले को घसीटते हुए आगे निकल गया। ये देख पुलिस वाला भी गाड़ी के बोनेट पर चढ़ गया और किसी तरह उसने अपनी जान बचाने की कोशिश की। आरोपी उसे 500 मीटर तक सड़क पर इसी तरह घसीटते रहे। यही नहीं, उन्होंने तेज ब्रेक लगाकर गाड़ी के बोनेट पर चढ़े पुलिस वाले को गिराने की भी कोशिश की। थोड़ी दूर जाने के बाद उन्होंने पुलिस वाले को नीचे भी गिरा दिया। हालांकि इस बार भी उसने किसी तरह अपनी जान बचाई और वो पीछे से आ रही गाड़ियों और मोटरसाइकिलों के सामने आने से पहले ही खड़ा हो गया। इसके बाद आरोपी वहां से रफूचक्कर हो गए। हालांकि कुछ दूर जाने के बाद पुलिस ने गाड़ी में बैठे दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। एक दिन पहले हुई इस घटना का सीसीटीवी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया।